हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक। संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपने घरों में रहिए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग पेज नंबर 6 पे पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग सांकेतिक भाषा पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज मातृभाषा से शुरुआत करेंगे। मातृभाषा बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा सबसे पहले वह सीखता है और यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, कोई भी बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है तो उसके घर में जो भाषा बोली जाती है और वो जो भाषा वह सीखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। इसका परिभाषा होगा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता व अपनाता है, मातृभाषा कहलाती है। तो ये आपका परिभाषा हो गया मातृभाषा का। बच्चों, तो आशा करता हूं कि मातृभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों? वह भाषा जो देश के अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की अंग्रेजी है, चीन की चीनी है, जापान की जापानी है और रूस की रूसी है। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। हमारे देश में जो हिंदी भाषा बोली जाती है, यह कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है? तो यह 70 से 75% लोगों द्वारा बोली जाती है। बच्चों, अब है राजभाषा। वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। तो राजभाषा क्या होती है बच्चों? देश के जितने भी मतलब सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ जिस भाषा में कामकाज किया जाता है वह हमारा राजभाषा है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य कर दी गई। और इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को? तो इसी दिन 14 सितंबर को ही सन 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है।
मानक भाषा क्या होता है बच्चों? मतलब विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा। चलिए बच्चों, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले यहाँ कुछ दिया हुआ है, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द या वर्ण एक जैसे लिखे जाते हैं, तो ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है मानक भाषा के रूप में। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7 पे। बच्चों यहाँ गई लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे यहाँ पे दो तरीके से, य और बड़ी की मात्रा, और दूसरा गई में बड़ी ई ही लिखा हुआ है। तो यह जो है भाषा का मानक रूप है। मतलब कि हमें मानक भाषा का मतलब समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मतलब अच्छे तरीके से सब जगह उपयोग में लाई जाने के लिए जो रूप मान लिया गया वो हो गया मानक रूप। तो ये गई इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अंत है, अंत का मानक रूप ये हुआ। शुद्ध है तो शुद्ध ज़्यादातर उपयोग में ये स्टैंडर्ड रूप में एस इसे लिखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों मानक भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे बोली तथा भाषा, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। बोली क्या होता है बच्चों? भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है और इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेली, बांगड़ू इत्यादि। तो बच्चों बोली जो होता है किसी मतलब कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, उसे हम बोली कहते हैं। भाषा बोली का ही विकसित रूप है। तो भाषा क्या, पहले बोली होती है सबसे, मतलब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसके बाद में वो भाषा बनती है। तो भाषा क्या है? बोली का ही विकसित रूप है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और ये हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान द्वारा स्वीकार किया गया है। बच्चों तो बोली और भाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिपि जानेंगे, स्क्रिप्ट। विश्व में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। तो आपको पता होगा बच्चों कि विश्व में अलग अलग भाषा बोली जाती है और अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग भाषाएं, मतलब हमारे देश में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भाषाएं जो होती हैं अलग अलग तरीके से लिखी जाती हैं। तो लिपि का परिभाषा हो गया बच्चों कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि
या चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। बच्चों, आप सोचेंगे कि यदि अक्षर या लिपि की खोज न हुई होती तो अभी के समय लोग जो चीज़ सोचते हैं वो भविष्य में के लोगों को कैसे पता चलेगा। हर समय तो मतलब कोई भी आविष्कार के बारे में जानकारी, मतलब कोई चीज़ के बारे में जानकारी तो उनको शुरू से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा लिपि जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और पहले समय में भी जब कॉपी कलम वगैरह नहीं थे तो लोग ताड़पत्रों पे, शिलालेख पे राजा महाराजा लोग अपनी बातें लिखवा के रखते थे, जो आज हमारे काम में आती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे यहाँ देखेंगे, सबसे पहले भाषा दिया हुआ है संस्कृत। इसकी लिपि देवनागरी है। ये संस्कृत भाषा हम लोग किस लिपि में लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, गुजराती भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो यहाँ ये चारों भाषाएं जो हैं हम लोग देवनागरी लिपि ही लिखते हैं। ठीक है, उर्दू लिखते हैं फारसी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में, जर्मन रोमन में, फ्रांसीसी रोमन में, अरबी फारसी में लिखते हैं। तो यहाँ उर्दू और अरबी फारसी में लिखते हैं और अंग्रेजी जर्मन फ्रांसीसी रोमन में लिखते हैं, पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं और संस्कृत हिंदी गुजराती मराठी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। तो बच्चों, अभी तो आपको पता होगा कि अभी 2020 चल रहा है, तो अब 6000 साल पहले, तो अभी तो ईस्वी है। अभी हम लोग बच्चों अभी हम लोग ईस्वी में हैं, तो 2000 साल, तो ये 6000 साल कैसे हुआ। तो ईस्वी पूर्व के जो साल होते हैं उसको भी हम लोग पहले कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ईसा मसीह का जिस साल जन्म हुआ उससे पहले के साल को ईस्वी पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह का जिस साल जन्म हुआ उस समय से ईस्वी कहते हैं। तो आज से लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई थी। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य। सदियों से विद्वानों और शिक्षाविदों के विचार व रचनाओं को लिखित रूप में धरोहर के रूप में संजोकर रखा जाता रहा है। ये रचनाएं आगे आने वाली संततियों को जानकारी प्रदान करती हैं। तो अभी आपको बताया बच्चों, जैसे राजा महाराजा लोग करते थे उसी प्रकार विद्वान लोग, शिक्षाविद लोग भी अपने रचनाओं को लिखित रूप में सजाकर रखते थे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको इसका फायदा हो सके। तो इस प्रकार ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों साहित्य का परिभाषा हो गया कि ज्ञान के संचित कोष को क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। बच्चों साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद साहित्य। तो इसका जिक्र हम लोग अगले पेज में करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। बच्चों गद्य साहित्य और पद साहित्य हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग को अब मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़े बच्चों, मातृभाषा का परिभाषा, राष्ट्रभाषा का परिभाषा, राजभाषा का परिभाषा,
मानक भाषा का परिभाषा, और बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, और साहित्य किसे कहते हैं। तो ये सब आपका बच्चों होमवर्क है। इस सारे परिभाषाओं को आपको याद करना है, और याद करके रफ के कॉपी में लिखकर आप मुझे पिक सेंड करेंगे, और याद करने के बाद उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।